आज हम डायरिया, असहाल या दस्त डिस्कस करते हैं। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें फ्रीक्वेंट स्टूल होते हैं। ये स्टूल वाटरी होते हैं, ये वाटरी बाउल मूवमेंट होती है। ये अगर 3 दफ़ा दिन में या उससे ज़्यादा अगर स्टूल वाटरी और लूज़ पास हो रहा हो, तो ये डायरिया के ज़ुमरे में आता है। डायरिया एक्यूट भी हो सकता है और डायरिया क्रॉनिक भी होता है। अगर कई दिन तक डायरिया रहे और कई हफ्तों तक डायरिया रहे, तो वो क्रॉनिक के ज़ुमरे में आता है। इसकी अगर सिम्पटम्स देखा जाए, तो डायरिया में लूज़ और वाटरी स्टूल होता है, बिल्कुल पानी की तरह पखाना होता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी बाउल मूवमेंट की और बार-बार स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द होता है, एब्डोमेन में मरोड़ पड़ते हैं, बार-बार पड़ते हैं, ब्लोटिंग हो जाती है और स्टूल पास करने की अर्जेंसी रहती है, बार-बार जाने की हाजत महसूस होती है। ऐसी सूरत में डायरिया के साथ नौजिया भी डेवलप हो जाता है और वोमिटिंग भी होने लगती है। पेशेंट को फीवर भी हो सकता है कि साथ में शुरू हो जाए। डिहाइड्रेशन हो जाती है पेशेंट में, पानी की बेइंतहा कमी हो जाती है बार बार स्टूल पास करने से, और उसका माउथ जो है वो ड्राई रहने लगता है। उसका यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाती है, उसमें लिथार्जी हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, डलनेस रहने लगती है। अगर इसकी कॉज को देखा जाए, तो इन्फेक्शियस कॉज हो सकती है कि किसी वायरस की वजह से, किसी रोटा वायरस, किसी नोरो वायरस की वजह से हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है कि ये डेवलप हो गया हो। बैक्टीरिया में ज़्यादातर इकोलाई इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सल्मोनेला होते हैं, शिजीला होते हैं, ये बैक्टीरिया ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पैरासाइट भी हो सकता है कि किसी पैरासाइट की वजह से हो, गियार्डिया की वजह से हो सकता है। फूड पॉइज़निंग भी हो सकती है कि नॉन इन्फेक्शियस कॉज़ हो, फूड पॉइज़निंग हो गई हो, और उसके साथ फूड इंटॉलरेंस हो सकती है कि वो फूड जो लिए है वो टॉलरेट ही नहीं हुआ पेशेंट को, या लैक्टोज़ की इंटॉलरेंस हो सकती है। कोई मेडिकेशन हो सकती है कि जिसके लेने के बाद, कोई एंटीबायोटिक्स या एंटासिड्स ऐसे कि जिसके लेने के बाद डायरिया शुरू हो गया हो। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है कि उसकी वजह से डायरिया हो रहा हो, या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से हो सकता है कि डायरिया हो रहा हो। जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ में होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है कि बार-बार पेशेंट को हाजत होती है और बार-बार स्टूल पास करने के लिए जाता है, तो ये भी हो सकता है। फिर स्ट्रेस और एंग्जायटी का बड़ा रोल है। स्ट्रेस हो, एंग्जायटी हो, डिप्रेशन हो, तब भी पेशेंट को डायरिया रहता है, हो सकता है। डाइटरी अगर इसकी टिप्स देखी जाएँ, तो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए उसे? उसे ओआरएस बार-बार लेना चाहिए ताकि उसके इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस ना हो और उसकी फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो, तो उसको बार-बार ओआरएस का इस्तेमाल करना चाहिए। बनाना इस्तेमाल करना चाहिए, राइस लेने चाहिए, एप्पल सॉस और टोस्ट, इनको ब्रेड डाइट भी कहा जाता है, ये लेना चाहिए। बॉइल्ड पोटैटोज़ लेने चाहिए, कैरट्स लेनी चाहिए, और उसके साथ सॉफ्ट कुक्ड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी वेजिटेबल जिनकी सॉफ्ट स्किन है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोबायोटिक्स रिच फूड लेना चाहिए, योगर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर पानी बहुत ज़्यादा
मिकदार में लेना चाहिए ताकि पानी की कमी भी ना हो। उसके साथ कोकोनट वाटर ले सकते हैं या क्लीन सूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐसे सूप्स के जो सॉफ्ट स्किन की वेजिटेबल के साथ बने हों और उनको जो है वो छान के लिया जाए, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। वो इस कमी को भी पूरा कर सकते हैं और डायरिया को कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए उनमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और स्पाइसी फूड है, ग्रीसी फूड है, जंक फूड है, रॉ वेजिटेबल नहीं लेनी चाहिए और ऐसा फ्रूट जो कि हार्ड स्किन वाले फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। कैफ़ीनेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स नहीं लेने चाहिए, जैसे सॉर्बिटॉल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, वो फिर डायरिया को बढ़ा देती हैं। जो होम्योपैथिक मेडिसिन डायरिया में अक्सर यूज़ करते हैं, उनमें आर्सेनिकम एल्बम जो कि फॉल स्मेली, वाटरी और बर्निंग स्टूल्स में दी जाती है। ऐसे स्टूल में जिसमें वीकनेस बढ़ जाती हो, एंग्ज़ायटी भी बढ़ी हुई हो और वो स्पॉइल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक के लेने से डायरिया शुरू हो गया हो, तो ऐसी सूरत में आर्सेनिकम एल्बम को यूज़ करवाया जाता है। एलो एक मेडिसिन है जिसको देते हैं, ऐसी सूरत में देते हैं जब सडन अर्जेंसी हो जाए स्टूल की और कंट्रोल ना हो सके, इनवॉलंटरी डायरिया हो कि जिसमें पेशेंट को फ़ौरन डायरिया पास करने के लिए भागना पड़े, या ख़ास तौर पे मॉर्निंग में उसको इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही हो, तो एलो को यूज़ करवाते हैं। इसके साथ पोडोफाइलम है, पोडोफाइलम को फ्रीक्वेंटली यूज़ करवाया जाता है कि ऐसी पेनलेस वाटरी स्टूल की सूरत में पोडोफाइलम को यूज़ करते हैं कि जब सुबह के टाइम पे गर्गलिंग हो रही हो और आपको मॉर्निंग का डायरिया हो, तो पोडोफाइलम को यूज़ करवाते हैं। और कैमोमिला एक ऐसी मेडिसिन है कि जो बच्चों के डायरिया में ऐसे टीदिंग बच्चे जो कि टीदिंग स्टेज में और कंडीशन में हो, उनमें कैमोमिला को यूज़ करवाया जाता है, उसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। फिर चाइना को देते हैं ऐसे डायरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वीकनेस हो गई हो, वाटर के डिस्चार्ज से और फ्लूइड लॉस से बहुत ज़्यादा वीक हो गया वो पेशेंट, तो ऐसी सूरत में चाइना देते हैं। फिर फास्फोरस है एक मेडिसिन जिसको यूज़ करवाते हैं और ऐसे डायरिया में देते हैं। जो पेनलेस डायरिया है, जो अर्जेंट है, वाटरी स्टूल है और पानी का बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो पेशेंट को और ज़्यादा वोमिटिंग आने का भी साथ में हो, मॉर्निंग का डायरिया हो, तो ये यूज़ करवाते हैं। और भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो आपकी सिम्पटम्स के मुताबिक होम्योपैथिक डॉक्टर देख के आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उसकी वजह से आपका डायरिया वो चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकता है।